नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सोचिए आप क्या स्थिति होती है आपके जीवन की। चंद हजार रुपए के लिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार खास तौर से कितना मेहनत करते हैं। और ये मध्यम वर्गीय परिवार वो होते हैं जिन्होंने मोदी जी के कहने पे कोरोना में जब लाशें गिर रही थी, अस्पताल में दवाएं नहीं थी, तब थाली बजाई थी, ताली बजाई थी, लाइटें जलाई थी। और जो जिस तरह से उनके ऊपर बोझ डाला गया, करहा गए वो लोग। उस पे खबर ये आती है कि रेलवे का दूसरी बार किराया बढ़ा दिया गया। और 24 घंटे बाद इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बोर्ड भली बंद हो गया हो, लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 2024-25 में 6,088 करोड़ चंदा ट्रस्ट ने, कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने दे दिया। 2023-24 में जो चंदा मिला था 3,967 करोड़ रुपए, उसमें 53% ज्यादा की उछाल आ गई। 9 चुनावी ट्रस्टों ने 3,112 करोड़ रुपए यानी 82% रुपया अकेले बीजेपी को दिया। सोचिए, खाते में 6,088 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। नेता बन जाइए, मौज काटिए। और आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, तो आपको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भी डर नहीं है। अगर आप विपक्ष के नेता हैं, मेरी तरह अगर सवाल पूछते हैं, तो दुनिया की जितनी एजेंसी होंगी वो आपके पीछे पड़ेंगी, जांच करेंगी और आपके यूट्यूब को बंद कराने की कोशिश करेंगी कि आपकी आवाज बंद हो जाए। तो नेता बन जाइए, रूलिंग पार्टी के नेता बन जाइए, मौज करिए। लेकिन कुछ बड़े सवाल लोकतंत्र में तो पूछा ही जाने ही चाहिए। गोदी मीडिया नहीं पूछेगा, लेकिन हम तो पूछेंगे कि जीतन राम मांझी जैसा मिनिस्टर मोदी सरकार का पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहा है कि भाई विधायक निधि में 10% तो कमीशन जाता है। मैंने भी कमाया, मेरे बेटे विधायक, उसने भी कमाया, इतना कमीशन तो जाता है। डीएम ने कहा मुझसे, पिछली बार आपने मुझे फोन कर दिया था, मैंने आपको जिता दिया, इस बार नहीं किया तो आपका कैंडिडेट हार गया। ये एक सेंट्रल मिनिस्टर की स्वीकारोक्ति है। एक सेंट्रल मिनिस्टर ये स्वीकार कर रहा है कि इस तरह 10% कमीशन जाता है। और मजे की बात यह है कि मंत्री जी अपने पद पर बरकरार रहेंगे क्योंकि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के करीबी हैं, सहयोगी दल में। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की बातें स्वीकार कर रहे हैं। एक वीरेंद्र जी नेता हैं, उन्होंने सांसद मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी कहा कि राज्यसभा जाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। आप सोचो इस देश में क्या हो रहा है। सरकारें मौन है। सरकार क्या कर रही है? सरकार अरावली की पहाड़ियों को नष्ट करने पर तुली हुई है। जो गोदी मीडिया के भक्त पत्रकार हैं, वो भी दिल्ली में मास्क लगा के घूम रहे हैं, सरकार को कोसे। कितनी भी भक्ति कर लें, फेफड़े तो उनके भी खराब होंगे, उनके बच्चों के भी खराब होंगे। अरावली की पहाड़ियां खत्म होंगी, उद्योगपति खदान करेंगे, खनन करेंगे, सरकार उनको बचाएगी। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। बहुत जबरदस्त बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सरकार पता नहीं कब खुश हो जाए मुझसे और चैनल नेशनल बंद हो जाए, यूपी बंद हो जाए। अगर बाई द वे अचानक बंद हो जाए तो मेरे बाकी राज्यों पर आप ये खबरें देखते रहिएगा जब तक वो भी बंद ना हो जाए। हम लोग गली चौराहों पे ऐसी बातें करते रहेंगे। चलता हूं अभय दुबे जी के पास, सुनते हूं आज की बातचीत। और पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जीतन राम मांझी कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं, इतने बड़े बिहार के नेता। उनके बयान इस समय केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। आने वाले विधायकों को जो नसीहत दे रहे हैं, उसने शायद लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया होगा। अपनी सीट राज्यसभा वासभा के लिए मांग कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन जो रिश्वत देने की मांग, जो हुनर दिखाने की मांग कर रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो चले ही गए हैं तो धुल के साफ हो जाएंगे। वो कोई बयान दें, कोई बात कहें, कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन ये डेमोक्रेसी की खतरनाक बात है। ये विधायक निधि को लेकर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि विधायक घूस खाते हैं, लेकिन ये बात कोई रूलिंग पार्टी का नेता मंच पर इस तरह कह दे कि डीएम ने मुझे जिता दिया था, इतने वोट बढ़वा दिए थे, इस बार फोन नहीं किया। ये जो बयान है, ये क्या कहते हैं? इन बयानों का इशारा इतना सीनियर नेता अगर लोकतंत्र की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा, तो क्या माना जाए कि वोट चोरी के अलावा एक नया हुनर ये भी है जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो बहुत ही गंभीर बात है। उन्होंने 2 बातें कही हैं और दोनों बातें नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि भाई
डीएम से मैंने बात की कि हमारा उम्मीदवार क्यों हार गया, तो डीएम ने कहा पिछले साल आपने फोन कर दिया था इसलिए जीत गया था, इस साल आपने फोन नहीं किया तो हार गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि भाई जितने भी एमएलए एमपी हैं सब 10% कमीशन तो लेते ही लेते हैं, जो निधि मिलती है उन्हें उसमें 10% कमीशन तो लेते ही लेते हैं। यहां तक उन्होंने मान लिया कि मैंने भी लिया था, बेटे ने भी लिया है, सब उन्होंने मान कह दिया। अच्छा, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने रखी गई, उनके समर्थकों के सामने रखी गई, तो वो इधर उधर की बातें करने लगे और किसी ने इस बात का संज्ञान सीधे सीधे नहीं लिया। भाई सीधे सीधे वो कह सकते थे जीतन राम मांझी की बात की जांच होगी, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं लिया। और मैं आपको अभी से बता दूं कि मोदी सरकार इसमें कुछ नहीं बोलेगी, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ दिनों के बाद, नीतीश कुमार ने बना दिया था उन्हें, तो कुछ नहीं बोलेगी इस मामले में, चुप्पी साध जाएंगे बिल्कुल। और हो सकता है कि कोई प्रवक्ता ये तक कह दे ये उनकी निजी विचार हैं, विचार थोड़ी ना है, वो तो तथ्य दे रहे हैं भाई, ये कोई किसी सामाजिक प्रश्न के ऊपर बोल थोड़ा ना रहे हैं, वो तो हकीकत तथ्य दे रहे हैं, अपना तजुर्बा बता रहे हैं। और पहला तजुर्बा उनका ये बताता है कि जो जिला प्रशासन है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है चुनाव जीतने में। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो भाजपा की प्रादेशिक इकाई ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने, उनके जिला प्रशासन ने पार्टी की चुनाव जीतने में मदद नहीं की। तो हम सब लोगों ने टिप्पणी की थी जिला प्रशासन काम ये नहीं होता है कि भाई किसी पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करे, लेकिन बाकायदा इसका इसका आरोप लगाया गया जैसे कि ये आदित्यनाथ की सरकार की एक बुरी बात हो कि उन्होंने जिला प्रशासन से पार्टी की मदद नहीं करवाई। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि बीएलओ जो थे उन्होंने पार्टी की मदद नहीं की, बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। और उसके बाद में इस बात को निर्लज्जता के साथ में भूपेंद्र चौधरी की कमेटी की पार्टी ने की राज्य कमेटी ने जो जांच बैठाई थी उस जांच रिपोर्ट में भी लिख दिया गया। जो उनकी उत्तर प्रदेश में जांच रिपोर्ट में लिखा गया है वही बात बिहार के संदर्भ में कही जा रही है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश से बिहार तक यानी तकरीबन पूरे देश में जो जिला प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी की के निजाम में, वो जिला प्रशासन पूरी तरीके से पार्टी को चुनाव जिताने की, पार्टी की चुनाव जिताने की सेवा करता है। इसी बात को तो राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं, राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं, उसमें कई बातों में एक ये भी है। ये इस बात का एक बार फिर प्रमाण है कि चुनाव आयोग की शय पर जो सरकार, चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी, इन सब के बीच में एक नापाक गठजोड़ बन गया है। इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम को, चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और अब इस देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। ये अब हकीकत बन गई है। इस बात का प्रमाण स्वयं एक केंद्रीय गृह मंत्री ने दे दिया है। ये पहली बात है, इसको रेखांकित करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि बताती है कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है वो पूरा का पूरा आवा भ्रष्ट है और उसको ये भ्रष्टाचार करने दिया जा रहा है। देखिए अभी अभी भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके ऐसे एमएलए एमपी को बेनकाब किया है जिसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, जो इसी तरीके से कमीशन ले रहे थे, केवल रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए, साइन करने के लिए कमीशन ले रहे थे। ये हालत थी। उनके साथ उस कमीशन खोरी में अफसरान भी शामिल थे और यहां पर एक केंद्रीय मंत्री खुद कह रहा है और खुद अपने आप को भी उसमें शामिल करना बता रहा है। अच्छा, अपने आप को बता रहे हैं, उन्हें यकीन है कि उनको हटाया नहीं आ सकता, वो गठजोड़, वो उनकी गठजोड़ पार्टी के हैं। तो ये चीज बताती है कि मोदी सरकार में शासन, प्रशासन, नैतिकता, भ्रष्टाचार, ईमानदारी, इन सब चीजों की क्या हालत है। वंदे मातरम के ऊपर बहस चल रही है, यही सब चल रही है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का नजारा हम लोगों के सामने है। आज वहां पर जो सिरप कांड है, नमूना सिरप कांड, हाँ, कोडीन सिरप कांड है, उसके ऊपर बहस चल रही थी। तो वहां पे मुख्यमंत्री महोदय वो नमूने वाली बात कहने लगे, 2 नमूने हैं, वो उसकी बात कहने लगे। सिरप कांड के ऊपर डिबेट ना हो पाए, उसको डिरेल कर दिया जाए, उसके लिए इस तरह की तमाम बातें की गई।
भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना भयानक कांड हुआ है, और उस पे बहस नहीं आप कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है, उस सिर्फ कांड में जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ है वो बड़े पैमाने पर सरकार में, प्रशासन में बटा है। कोई उसको जांच, कोई उनको न गिरफ्तार करना चाहता है, न कोई सजा देना चाहता है, वो तो कुछ नहीं करना गिरफ्तार चाहता। हुए, गिरफ्तार हुए बड़े छोटे छोटी मुर्गियां हैं, हाँ, बकरियां वही है। हैं वो, बड़े मगरमच्छ तो अभी तो हाथ ही नहीं डाले गए। बाहुबली लोग हैं, उनको वो साफ बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल उसके बाहर रखा जा रहा है। उनकी कोई कारण, बुलडोजर चलाने वाले हैं तो बुलडोजर तो वहां चलना चाहिए इनका। सिपाही के लिए, जो आलोक हाँ, सिपाही के लिए योगी जी ने कहा कि बर्खास्त हमने किया, बात हाँ, सही है, बर्खास्त आपने किया, लेकिन उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा? एक सिपाही की हाँ, कोठी 5-10 करोड़ की बनी हुई है, तो जी, उससे उसको अभी तक उसको बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा है? कि बड़ा मुद्दा ये है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो है सीरप कांड, और सबसे बात ये है कि अभय जी, वो पूरा रैकेट संचालित हो रहा था वाराणसी से। हम्म। वाराणसी में एक और बाहुबली है, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र से, हाँ। और एक और बाहुबली है ब्रजेश सिंह। हम्म, पूर्वांचल में चले जाइए, सोनभद्र में, मिर्जापुर में जितने खनन है, हम्म, उसमें ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, चुलबुल सिंह, मतलब हम्म, जलवा बरकरार है वहां पे। और सारे, कोई एमएलसी है, कोई एमएलए है, कोई हम्म, कोई किसी पद पर है, और सारे खनन माफिया। तो ये जो बनारस में कांड चलता रहा, धनंजय सिंह का हम्म, नाम आया कि सिपाही, धनंजय सिंह के घर पे एक सिपाही का वो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, धनंजय सिंह के घर के सामने कोठी बनी हुई है, तो हम्म, वोटर किसका इंतजार कर रहा है? दूसरी बात, जौनपुर में चुनाव चल रहे थे, 2022 में पूरे देश में चुनाव चल रहे थे, धनंजय सिंह बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप निर्दलीय लड़ रहे हो, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, बात चली योगी आदित्यनाथ की, तो मुझसे कहा धनंजय सिंह ने कि भाई हमारे पीठ से बड़े अच्छे संबंध है, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड मुझसे कहा उन्होंने, मेरे यूट्यूब में पड़ा हुआ इंटरव्यू धनंजय सिंह का। हम्म, तो वो तो, अब धनंजय सिंह किसके आदमी है, इसको लेके बहस चल रही है कि वो योगी के है, वो अखिलेश के हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं हम तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सही मुझे है। लगता है कि माफियाओं के, बाहुबलियों के आगे सरकारें झुक जाया करती हैं। और सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें किस तरह पूंजीपतियों के, बाहुबलियों के, खनन माफियाओं के आगे झुक रही हैं, अरावली इसका नमूना है। आप जिस जगह रह रहे हैं वहां लोगों की सांसें घुट रही हैं। जो विरोधी मीडिया के पत्रकार हैं वो भी मास्क लगा लगा कर सरकार को कोस रहे हैं। जब बात अपने ऊपर आती है तो फिर सरकार भूल जाते हैं कि हम इसी सरकार की चमचागिरी करते रहे हैं, क्योंकि हम्म, सांसें तो सबकी उखड़ेंगी ना, सांसें सबके परिवार की उखड़ेंगी। अरावली को के मुद्दे पर जिस तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लापरवाही बरती है, ये एक खतरनाक संकेत है। आज मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स की, मध्य प्रदेश में 25,000 पेड़ कटवा दिए गए, उत्तराखंड में पेड़ कटवा दिए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ में उद्योगपति अडानी जी के लिए पेड़ कटवा दिए गए। तो ये जो लहर आ रही है ना कि नेचर के संग आप सारे जंगल काट के, पहाड़ काट के आप कंक्रीटों के महल खड़े कर रहे हैं, इन लाशों के महल पर किस दिन आप भी ढह जाएंगे, कोई सोच नहीं रहा है। क्या लगता है कि आपको ये क्यों इस तरह पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रही है सरकार, क्यों आके मूंद कर बैठी हुई है? देखिए, जो भ्रष्ट सरकारें होती हैं और जो खराब प्रशासन देने वाली सरकारें होती हैं, वो एक चीज को बहुत नजरअंदाज करती हैं, वो है पर्यावरण। क्योंकि अगर पर्यावरण का वो ख्याल रखेंगी तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगी। पर्यावरण का उल्लंघन करने से ही भ्रष्टाचार करने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है। अब अरावली वाला मसला है, आप उसको देखिए, ये मसला उत्तर प्रदेश से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आज आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट की। मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उस पोस्ट को पढ़कर। उन्होंने उसमें दिल्ली वासियों से अखिलेश यादव ने अपील की है कि अरावली को क्यों बचाया जाना चाहिए, दिल्ली के लिए वो क्यों जरूरी। इतनी अच्छी लिखी गई है पोस्ट, वो इतना बढ़िया पोस्ट है, वो मेरे ख्याल से सबको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं आपको सुना भी देता हूँ पोस्ट। वो अरावली का मसला और पर्यावरण के मसले से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, मतलब वो पोस्ट। हाँ, बड़ी आप, वायरल हो रही है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए वो पोस्ट। हाँ, वो अ, लगातार कल से कई जगह वो वायरल हो जी, रही है, उनका ट्वीट जी, वायरल जी, हो रहा है कि अरावली हाँ, बचाना, अरावली को क्यों जरूरी है। और सही बात भी है, अगर इस तरह आप नहीं बचाएंगे, नेचर के संग आप इतना खिलवाड़ करेंगे, तो होगा क्या? मतलब कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी बनेगी कि आपकी हवाएं जहरीली हो जाएंगी, आपका रहना रहना नहीं हो जाएगा, मतलब। जी। अब मैं लेकिन आपको किसी पोस्ट को, सुनाता हूँ, पोस्ट जी सुनाता जी, हूँ, ये 4 PM के दर्शकों के लिए भी अच्छी है, सुनना चाहिए। अखिलेश जी की पोस्ट है, प्री दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। सुनिए आप, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए।
मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, या कहें कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है। जो वेटलैंड गायब होते जा रहे हैं उन्हें वही बचा सकती है, गुम हो चुके परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके अलावा अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है, जो दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे दिल्ली वासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे वो अब बीमार होने नहीं आ रहे हैं। यही हाल रहा तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा, नहीं कोई राजनीतिक, शैक्षिक, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सम्मेलन आयोजित होगा, नहीं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड जैसी कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी कैब, गाइड, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, हर काम, कारोबार व अन्य सभी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां ठप होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज नहीं चलेंगे, ट्रेनें घंटों लेट होंगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा, तो दिल्ली कौन आएगा। यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपने बेटी बेटे की शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा पानी के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए हर नागरिक के साथ हर स्कूल, कोचिंग, हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार, हर रेहड़ी पटरी वाले और हर घर परिवार तक को अरावली बचाओ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। हर चैनल, हर अखबार को यह अभियान चलाना चाहिए। जो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं वो भी समझ लें कि उनका स्वयं का जीवन भी खतरे में है। अरावली को बचाना खुद को बचाना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताकत से हराएं। आपका अखिलेश। अब आप देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है कि देश में शायद पहले नेता ऐसे बन गए हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रश्न को इतनी जोरदारी के साथ उठाया है। सरकारें ध्यान नहीं देती। अब आप देखिए जो एनसीआर है, एनसीआर के साथ राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। मैं भी एनसीआर में रहता हूँ, ये हिस्सा जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रदूषण का शिकार जो है वो ये पूरा हिस्सा है। और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, इनको पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है, जो कहते हुए घूम रहे हैं कि अरावली की पहाड़ियों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। इस तरह की बातें भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी ने सवाल को उठाया है, मेरी तरफ से अखिलेश जी को बधाई। इसी तरह के प्रश्नों को वो उठाएं तो वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, जनता के नेता के तौर पर अपने दायित्व को और बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे और इससे एक नमूना भी मिलता है, उदाहरण भी मिलता है दूसरे लोगों को भी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको भी इससे सबक लेना चाहिए। अब आप देखिए आज कल जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, हाँ, वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ये कहना गलत है कि इससे अरावली में खनन को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने खनन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बदली है। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो रिपोर्ट है जो कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई, केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की गई तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो पहाड़ी 100 मीटर की या उससे ज्यादा नहीं होगी उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। आप सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट केंद्र सरकार ने पेश करवाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्रीय नॉर्म बन गया। अब ये जो अरावली है इसमें 100 मीटर वाली पहाड़ियां बहुत कम है, केवल 10 या 11% पहाड़ियां ऐसी हैं 100 मीटर से ऊपर। तब उनको छोड़कर बाकी अरावली को वो पहाड़ी नहीं मानेंगे। पूरा सब साफ हो जाएगा। जितने भी प्रतिबंध होते हैं उन सब खनन माफिया और बड़े बड़े पूंजीपति ये सब जो है उसमें पूरी तरीके से उसमें कूद पड़ेंगे। तो फिर सिर्फ अरावली क्यों, हर जगह पहाड़ी स्थित होगा। पूरे देश में कुल जो पहाड़ियों की गिनती हुई है, पहाड़ों की गिनती हुई है, वो 13,081 पहाड़ है। इसमें केवल 8.7% पहाड़ यानी केवल 1,048 पहाड़ी ऐसे हैं जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। अब कुल मिलाकर पूरे देश में पहाड़ों की संख्या 12,000 से घट के 1,000 रह गई इस रिपोर्ट के अनुसार।
अब ये मोदी जी ने ये रिपोर्ट बनवाई है, भूपेंद्र यादव मोदी जी ने मिलकर ये रिपोर्ट बनवाई है, सुप्रीम कोर्ट से मोहर ठप्पा लगवा लिया इस रिपोर्ट के ऊपर। अब आप सोचिए इस देश के पर्यावरण का क्या हाल होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश का पर्यावरण केवल एक इसी काम से मोदी जी कहां पे कहां पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और आप जंगल काटने में और जो प्राइमरी फॉरेस्ट है उसको गायब करने के मामले में मोदी सरकार दुनिया में नंबर 1 है। जब से मोदी जी वो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मेरे पास एक आंकड़ा है, वो भी मैं आपको देना चाहता हूं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कितना जंगल कट चुका है। गुजरात में नहीं, पूरे देश में। प्रधानमंत्री बने जब से, हाँ, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है तो 2020 तक, यानी केवल 6 साल में 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म कर दिए गए थे। पिछले साल तक, यानी 2024 तक 18,200 हेक्टेयर के बराबर प्राइमरी फॉरेस्ट गायब किया चुका है इस देश में। बहुत ही जो खतरनाक। खेजड़ी का वृक्ष होता है, जो बहुत पर्यावरण के लिए बड़ा जरूरी वृक्ष होता है राजस्थान में, उस खेजड़ी वृक्ष बहुत बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। ये स्थिति है। अब ये तो इससे हम सब लोगों को जो पर्यावरण संबंधी दिक्कत है, वो दिक्कत तो होगी पैदा। और ठीक बात है, बिल्कुल होगी, निश्चित होगी। बात करता हूं सबसे पुण्य की खबर की, जिसके लिए पार्टियां बड़ी मारा मारी रहती हैं, लक्ष्मी जी की कृपा किस पर होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड भले ही बड़ा खत्म हो गए हो, लेकिन 50% मुनाफा बढ़ गया बीजेपी का। 3,577 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी के पास में आ गए। 2024-25 में 6,088 करोड़ रुपया चंदा, 23-24 से मिले 3,967 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 53% ज्यादा हो गया। 9 चुनावी ट्रस्टों ने 3,112 यानी 82% रकम अकेले बीजेपी को दी। सीरम सिरप, जिक्र ही मत करिए कि कौन हार्ट अटैक से मर रहा है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम बातें आई, लेकिन कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई शोध उस पर नहीं हुआ। सीरम कंपनी ने 100 करोड़ रुपया, रूंटा सन्स ने 95 करोड़, वेदांता तमाम विवादों से घिरी कंपनी ने 67 करोड़ रुपया दिया है। यानी बीजेपी की बल्ले बल्ले हजारों करोड़ रुपया चंदा में ये उद्योगपति बीजेपी पे न्यौछावर कर दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से ये खबर छापी है। आज सवेरे संजय जी, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ रहा था ये, तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही थी। बचपन तो नहीं, जब मैं किशोर था, मतलब मैं 16-17 साल का रहा होऊंगा, तो मैंने देखा था कि उस वक्त जो लोग चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने जाते थे, तो फिर उनके समर्थक वगैरह बाहर स्वागत करते थे, उनका माला वाला पहनाते थे। तो उनमें से ज्यादातर ये करते थे, कुर्ता पहनते थे, तो कुर्ते के दामन को ऐसे उठा लिया करते थे, कुर्ते के दामन को ऐसे, यानी उसको मतलब एक झोली बना लिया करते थे। फिर वहां मौजूद सब लोगों के सामने आते थे, सब लोग कुछ ना कुछ पैसे डालते थे, और इस तरह करके बड़े पैमाने पर, जिस चीज को आजकल क्राउड फंडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तब उस चीज को चंदा कहा जाता था। बड़े पैमाने पर घूम घूम के लोगों से चंदा वसूला जाता था। और उस चुनाव लड़ने का तरीका यह था कि उसमें चंदे की बहुत बड़ी भूमिका होती थी, और भी कुछ पैसे का थोड़ा मोड़ा जुगाड़ होता था, लेकिन चंदे की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं मांगती। सब पॉलिटिकल पार्टियों को पूंजीपतियों की तरफ से बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं, और अब उसका उन्होंने एक आधिकारिक जरिया भी कर दिया है। पहले इलेक्टोरल फंड था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए वो पैसा मिलने लगा है। अच्छा, मुझे ये सोच देख के भी आश्चर्य होता है कि मान लीजिए बीजेपी के खाते में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है, तो ये क्या करते हैं इस रकम का भाई? मौज करते हैं। अच्छा, और इस रकम पर टैक्स भी, इनकम टैक्स भी नहीं लगता। सारे राजनीतिक दल इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, इनकम टैक्स से उनको छूट मिली हुई है, मौज है इन लोगों और ये पैसा बढ़ते ही चला जा रहा है। ये पैसा बढ़ते ही चला जा रहा है। हजारों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों के खातों में पड़े हुए हैं। दूसरी पार्टियों के खातों में भी है, लेकिन बीजेपी से बहुत कम है, लेकिन दूसरी पार्टियों के खातों में भी है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म के दायरे में लाकर इसको भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इसका भी कि भाई अच्छा, पार्टियों के पास मान लो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो पार्टियों को चाहिए कि वो कुछ पैसे को दान कर दें। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पैसों में कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन खोलें,
कुछ से अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान हो। क्या इतने पैसे पड़े? सबसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया तो राजनीति हो गई है। एक बार नेता बन जाओ। आपको याद होगा कि एक हरियाणा के नेता हैं वीरेंद्र सिंह, जो मोदी जी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था, वो कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे। तो उन्होंने एक बार टिप्पणी, वो बड़ी खरी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं आजकल, तो मोदी जी की कृपा उनके ऊपर नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि राज्यसभा का 100 करोड़ रुपए से तो कुछ भी नहीं होता राज्यसभा के चुनाव में। आप सोचिए। तो एक मेरी जान पहचान के एक बहुत छोटे से पूंजीपति थे, एक कोई एजेंसी चलाते थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं और उसके लिए वो 5 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कि 5 करोड़ रुपए, मैंने वीरेंद्र सिंह का बयान बताया, उन्हीं 100 करोड़ रुपए में भी नहीं बन पाएंगे आप। रेट बढ़ गया है इसलिए तो आप सोचिए कि जब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि राजनीति के धंधे में आने वाले उस पैसे की रिकवरी भी तो करते होंगे ना। हाँ, सत्ता के संग है तो कोई समस्या भी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई ईडी नहीं, उसके लिए भ्रष्टाचार किया जाता है। ये तो बहुत ही गंदा धंधा है। हाँ, धंधा गंदा है पर चंगा है जी। अगर आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं, साफ सुथरे हो जा रहे हैं, तो फिर तो मौजी मौजा। विपक्ष में रहेंगे तो फिर संजय राउत की तरह, संजय सिंह की तरह, केजरीवाल की तरह 100 करोड़ रुपए का आरोप लगेगा, कोई पैसा रिकवर नहीं होगा, लेकिन 1 साल के लिए जेल चले जाएंगे। ईडी का देखिए ना आप, ईडी का 1% केस नहीं है जो साबित हुआ हो, आधा % केस रेट है, तब भी लाइन लगा के सैकड़ों लोगों पे ईडी की कर दी। तो हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फिर से नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी कर दिए। इसका क्या परिणाम रहेगा अभय जी? नहीं, वो तो पहले से तय था। देखिए, जब राउज एवेन्यू की अदालत ने उन लोगों की बात का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो और कांग्रेस भी इस बात को जानती थी, इसलिए कांग्रेस ने अपना हमला जारी रखा। धरना प्रदर्शन, मांग, आलोचना, सब चीज जारी रखी। कांग्रेस ने खुशी जरूर जताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की तरफ से उसकी जो हमला था, सरकार का हमला, वो कम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने पहले से ही एक FIR लिख के रख छोड़ी थी, अब उसके आधार पर लोगों को तंग करेंगे। देखिए, इनका एकमात्र मकसद ये है कि इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष की साख को किस तरीके से गिराया जाए, जनता की निगाह में उनके प्रति संदेह पैदा किया जाए। और ये लोग मानते हैं कि लगातार हम करते रहेंगे तो मान लो, अगर हम चाहते हैं कि 100 लोग विपक्ष के प्रति संदिग्ध हो जाएं, 100 नहीं हुए तो 30 तो हो जाएं संदिग्ध, चलो 20 ही संदिग्ध हो जाएं, फायदा तो नहीं है। वो सही बात है, बिल्कुल ठीक है, राजनीति इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।